हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं विद्युत रसायन का तीसरा भाग लेके आया हूँ, जिसमें आज मैं पढ़ाने वाला हूँ नृष्ट समीकरण, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो आज मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि आज जो भी प्रश्न पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए पहले हम लिख लें। ठीक है, तो इसका हम आंसर लिखते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इसका आंसर लिखते हैं इलेक्ट्रोड विभव व विलयन के सांद्रण के मध्य, मतलब बीच, विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली या बताने वाली, ठीक है, दर्शाने वाली समीकरण को नृष्ट समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो क्या लिखा है इसमें? इलेक्ट्रोड विभव व विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण को नृष्ट समीकरण कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड विभव व विलयन के सांद्रण के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण को नृष्ट समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा प्रश्न है और उसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इस नृष्ट समीकरण को हम लिख लेते हैं E बराबर E डिग्री। तो E डिग्री का मतलब पता है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये इलेक्ट्रोड विभव है जो मैंने कल पढ़ाया था। तो ये इलेक्ट्रोड विभव है, ये क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, माइनस 2.303 बटे NF। ये F स्मॉल बना दो या कैपिटल बना दो, कोई दिक्कत नहीं। लॉग, यहाँ पे छोटी ई बनती है, ठीक है, लॉग के साथ में, लेकिन तुम लॉग भी लिख दोगे या लॉग 10 ई ना बना तो लॉग 10 लिख दीजिए। लॉग 10 1 बटे, ठीक है, अब ये लिखेंगे mn प्लस, इस प्रकार से दिखाना है। तो ये आपका नृष्ट समीकरण बन के तैयार हो गया। अब इसके हम मान लिख लेते हैं, आखिर कौन क्या है। तो एक सेकेंड, तो इसके मान लिख लेते हैं। एक किसमें कुछ गलती लग रही है, हाँ, यहाँ पर RT और लगा हुआ है। दोबारा लिख दे रहा हूँ सही से। 2.303 RT इस प्रकार है। 2.303 RT बटे NF log 10 1 बटे AMN प्लस, ठीक है, इसे ब्रैकेट में लगे सांद्रण का प्रतीक ब्रैकेट में ही लिखेंगे सांद्रण। अब देखते हैं इसे। E बराबर आपका क्या है? पहले तो R लिख लीजिए। E बराबर हम पहले R बराबर एक नियतांक है। क्या नियतांक? गैस नियतांक। R बराबर क्या है? गैस नियतांक। तो T बराबर आपको पता ही चलेगा। T बराबर आपको क्या है? परम ताप। देखो ऐसा नृष्ट समीकरण आएगा, हम मेरे ख्याल से निगमन करना नहीं आता है। नृष्ट समीकरण के बारे में पूछे, उसके ये पूछ लेगा बिंदु किस प्रकार से ये। और F बराबर आपका क्या है? फैराडे नियतांक। फैराडे नियतांक। और एक फैराडे बराबर आपका होता है, अब लिख दे रहा हूँ मेरा, एक फैराडे बराबर आपका होता है 96,500, शायद 96,500 यही होता है। ठीक है, 96,500 कूलाम
मोल इनवर्स बता सकते हैं, इसे कूलम मोल इनवर्स होता है, कूलम मोल। इससे मतलब नहीं हमें इसका मान पता है, क्योंकि इसकी मान से ही हमको आंसर निकलेगा। और जो एन आपका दिया रखा है प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन जो आपका है ये वाला, ये है प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बहुत ही। अब बचा क्या आपका एम ये बचा एम प्लस, एम प्लस है, ये क्या है आपका विलयन में धातु आयनों की सांद्रता। क्या है ये विलयन में धातु आयनों की सांद्रता। जब ये सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट करें, सबने लिख लिया, तो इस प्रकार से आप निरस्त समीकरण को समझा सकते हैं। ये शॉर्टकट आंसर है, ठीक है। और उसको निगमन अगर इसका करना है तो कम से कम 2 पेज चला जाएगा। तो निगमन करना बताते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखें निगमन बताएं या ना बताएं। चलो ठीक है, एक बार चेक कर रहे हैं साफ चला वीडियो कि नहीं। हाँ सब कुछ सही दिख तो रहा है, सही है। चलो तो इसका निगमन कर लेते हैं। आप बच्चों ने कहा निगमन करो तो निगमन कर लेते हैं भाई। चलो ठीक है, तो निरस्त समीकरण का निगमन। अभी अगर निरस्त समीकरण आए तो इतना ही करना है आपको। अगर लिख के दे प्रश्न में कि निरस्त समीकरण का निगमन करें, तब मैं जो करवाने वाला हूँ वो करना है, ठीक है। लेकिन अगर निरस्त समीकरण के बारे में पूछेगा तो आपको इतने ही करना है, ठीक है। डेफिनेशन उदाहरण से समझा देना है कि उसके प्रतीकों के मान बता देना है कि आखिर कौन सा क्या दर्शाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें सब, ठीक। अब इसके निगमन की बात कर लेते हैं। निरस्त समीकरण का निगमन, तो अगली क्या होगी, निरस्त समीकरण का निगमन। निरस्त समीकरण का निगमन। अब इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि निगमन बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। और ये परीक्षा की दृष्टि में निगमन मगर खैर पूछता तो नहीं है, लेकिन अगर पूछ लिया तो कम से कम 3 नंबर में पूछेगा, इसलिए ऐसे समझ लेते हैं। तो अब समीकरण का, ठीक है, तो ऊष्मागतिकी नियम से थे समझेंगे। ऊष्मागतिकी नियम से, ऊष्मागतिकी नियम से। तो क्या होता है ऊष्मागतिकी का, डेल्टा जी डिग्री, ठीक है, प्लस RT log बेस 10। अब यहाँ टी नहीं, ये लिख के क्यू की जगह पे कोई दूसरा भी लगे, ये समीकरण इसे आप 1 मान लेंगे, ये समीकरण 1 मान लेंगे। अब इससे हम समझ लेते हैं, ये समीकरण 1 मान लीजिए आप। इससे पहले समझ लिए क्या ये है, डेल्टा जी बराबर है आपके गिब्स ऊर्जा, ठीक है। डेल्टा जी बराबर आपकी क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। और डेल्टा जी डिग्री बराबर आपका है मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो ये भी साथ साथ में समझते चलते हैं। और Q बराबर आपका उत्पाद बटे अभिकारक है। Q बराबर आपका क्या है, P बटे R, मतलब उत्पाद बटे अभिकारक। तो P को हम प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है, तो P माने उत्पाद होता है। तो इतना पहले समझ लेते हैं। अब इसके अगले स्टेप में क्या करना है, तो क्या करना है, डेल्टा जी बराबर माइनस ANF, ठीक है। इस प्रकार से आप बताना है, ANFE, केवल यहाँ पे ये लिखेंगे हम, सेल के रूप में लिख सकते हो आप यहाँ,
और डेल्टा जी डिग्री बराबर माइनस एन एफ ई डिग्री सेल। अब ये पता ये क्या, ये समीकरण एक में रखने हैं, ठीक है, ये समीकरण एक में इनके मान रखने हैं। तो ये मान, ठीक है, ये मान क्या है समझो, ये मान को क्या रखना है, इन मानों को डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल और डेल्टा जी डिग्री बराबर माइनस एन एफ ई रखने पर ये मान रखने हैं। जहाँ जहाँ डेल्टा जी होगा वो यहाँ ये रखा जाएगा और जहाँ डेल्टा जी डिग्री होगा वो ये मान रखा जाएगा, ठीक है। तो समीकरण एक में रखने में, अरे डेल्टा समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण एक तो ये रहा है। तो डेल्टा जी का मान कितना है, माइनस लिखते हैं माइनस एन एफ ई बराबर, फिर डिग्री ये रहा माइनस एन एफ ई डिग्री प्लस आर टी है तो आर टी लिख लो, लॉग बेस क्यू। अब क्यू बटे, हाँ अब क्यू बटे आ गया। अब क्यू का तो पहले चलो हम कोई क्यू लिख ही लेते हैं। अब इस समय, ठीक है, अब क्यू लिख लिया हमने। अभी क्यू बराबर में लिखना नहीं, बाद में लिखेंगे, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं क्यू बराबर, हमने बता दिया अगर क्यू बराबर होता क्या आपको, ये आपको मैंने बताया, लेकिन लिखना आपको यहाँ अभी नहीं है। पहले इस प्रकार से आप लिख लेंगे, ठीक है। अब माइनस एन एफ से भाग देना है समीकरण में। अब इस समीकरण को मान लो 2 मान लो आप। अब माइनस एन एफ से समीकरण 2 में भाग देने पर, तो माइनस एन एफ से आपको भाग देना है, ठीक है, भाग देना है पूरे समीकरण में। तो अब इधर पहला ये रहा, तो माइनस एन एफ ई बटे माइनस एन एफ, ठीक, भाग दे दिया, भाग देना बराबर का निशान बराबर लगा लो। तो माइनस एन एफ ई डिग्री बटे माइनस एन एफ, ठीक। फिर देखो निशान का एक लगा हुआ है, प्लस का निशान लगा लो, ठीक है, प्लस का निशान लगा लो। अब क्या लिखा, आर टी लॉग बेस ई क्यू बटे माइनस, सब में माइनस एन एफ का भाग आपको देना है, ठीक है। अब देख रहे हैं माइनस एन एफ कट गया, तो यहाँ केवल अब माइनस कट गया, तो ये भी माइनस कट गया, तो एन एफ कट गया, ये डिग्री बचा। तो क्या बचा हुआ है, ई बराबर ई डिग्री, ठीक है, ई बराबर ई डिग्री प्लस आर टी बटे, अब देखो यहाँ पर आप समझ सकते हो, ये प्लस और ये माइनस, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये माइनस आर टी लॉग ई क्यू बटे एन एफ। तो अभी आपने जो समीकरण लिखा था वो क्या लिखा था, यही लिखा था क्या, यहाँ पे कुछ मान रखा था। मान तभी आएगा जब इसको आप फैराडे का परम ताप बराबर लिखेंगे, तब वो मान भी प्राप्त हो जाएगा। कितना लिखा था, 203। अब हम मान को देखते हैं, मान की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, लॉग ई एक्स का मान होता है, लॉग ई एक्स बराबर होता है 2.303 लॉग 10x, लॉग यहीं पे लिख देना 2.303 लॉग 10x। अब आप देख पा रहे हैं लॉग ई क्यू लिखा हुआ है, यहाँ लॉग ई एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स की जगह अगर हमारा क्यू है, अब जब हमारा क्यू है तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा, ठीक है, केवल एक्स जगह पे एक्स हटेगा, लेकिन अब यहाँ हम क्यू रखते हैं, लेकिन हम मैथ के हिसाब से एक्स मानते हैं, लेकिन अब हमारा दिया क्या सवाल में, लॉग ई क्यू दिया है, तो लॉग ई क्यू के बराबर मतलब क्या होगा, 2.303 लॉग 10 क्यू हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो
तो अब देख लेते हैं। तो इस प्रकार लॉग क्यू का मान पहले हम ऊपर इरेज कराऊंगा, ऊपर जल्दी इरेज करते हैं, नीचे जगह नहीं बची। सभी यहाँ तक पहले स्क्रीन शॉट ले लें, मैं यहाँ तक बिगाड़ूंगा समीकरण 2 तक। ठीक, तो इसका मान कितना रखना है आपको, ई बराबर ई डिग्री माइनस आर टी एन एफ, और लॉग ई का मान कितना बताया था, आर टी बाद में लिखना है आपको 2.303 आर टी, ठीक है, आर टी, और लॉग 10 क्यू। अब क्यू का मान आपने अभी लिखा था, क्यू का मान क्या होता है, पी बटे आर, मतलब उत्पाद बटे अभिकार है, उत्पाद बटे अभिकार है, ठीक है, इस प्रकार से। अब आप चाहें तो आपका यही सही जवाब बन जाएगा, और चाहें आप और भी बता सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक कर देते हैं तब भी आपका सही जवाब होगा। अब मान रख लेते हैं समीकरण में, अब समीकरण में मान रख लेते हैं। अब जो हमने आंसर प्राप्त कर लिया है इससे यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप आर और टी एफ का मान ज्ञात करेंगे तब अलग बात होगी, ठीक है, चलो हम वो भी ज्ञात करके दिखाते हैं। चलो ठीक है, अब बात करते हैं, यदि नीचे लिखिए, यदि आर कामा टी व एफ का मान रखने पर, अगर इनके मान हम समीकरण में रखते हैं, इस सूत्र में रखते हैं, तो कुछ हमारा अलग सूत्र प्राप्त होगा। तो वो मान देख लीजिए, आर बराबर आपका होता है, आपका 8.314 होता है, 8.314 होता है, ठीक है। और परम ताप अगर टी का मान है तो 298 होता है, और एफ का मान होता है 96,500। ये मान आपको याद रखने हैं। अब ये मान हम समीकरण में रखेंगे, तो क्या करना है, ई बराबर ई डिग्री माइनस 2.303, आर का मान कितना है, गुणे 8.314 है, 8.314, ठीक है, 8.314 है, 314 ही है, ठीक है, 314, और टी का मान है 298, और बटे एन गुणे 96,500। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्व करिए जल्दी, कौन कर रहा है सॉल्व करके बताइए। इसका आंसर आएगा ई बराबर ई डिग्री माइनस 0.0591 बटे एन, 591 बटे एन लॉग बेस क्यू। इस प्रकार से ये आपका समीकरण एक और प्राप्त होगा, लेकिन निरस्त समीकरण आपको यहीं तक छोड़ना है, ठीक है। हमने कहाँ खोले वो, हमने तो ना खोले। इसके बाद इसमें एक और चीज़ पूछ ली जाती है, डेनियल सेल के लिए निरस्त समीकरण। एक चीज़ यहाँ तक कंप्लीट करना है आपको यहीं तक चलना है, बस यहाँ तक चल गए आपका काम हो गया। लेकिन अब आप इनका मान रखते हैं तब ये आपको दूसरा सूत्र पर अगर आपसे पूछ ले कि फैराडे परमताप
और आर का मान भी ज्ञात कीजिए, तब आप ये कंडीशन अपनाएंगे, वरना यहीं तक आ पाएंगे। ठीक है, यही निरस्त का समीकरण होगा, यहीं से आप सवाल को लगा लेंगे। ठीक है, और जो मैंने पहले निरस्त का समीकरण लिखवाया है उसी से काम चलाइए। आप निगमन करना है तो निगमन आपको यहाँ तक करना पड़ेगा, यहाँ तक। अगर मान रखना है तो यहाँ तक आना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करता हूँ, इसके बाद हाँ एक और इसमें चीज़ पूछ ली जाती है, डेनियल सेल के लिए निरस्त समीकरण। क्या पूछ लिया जाता है? डेनियल सेल के लिए क्या पूछ लिया जाता है इसमें? डेनियल सेल के लिए निरस्त समीकरण। निरस्त समीकरण तब क्या होगा आपका, ई बराबर ई डिग्री माइनस 0.0591 बटे एन। ठीक है, बटे एन log 10। अब सांद्रता हमें लिखनी है ऊपर जेड एन, ये क्यू बराबर हमने लिखा है जेड एन 2 प्लस बटे सी यू 2 प्लस। अगर ये कैसे है तो बता सकते हो, क्यू बराबर जेड एन 2 प्लस बटे सी यू 2 प्लस, तो क्यू की जगह पर ये आया हुआ है। ठीक है, क्यू की जगह पर ये आया हुआ है, तो बता सकते हैं आयनिक उत्पाद, ये ऊपर वाला आयनिक उत्पाद की सांद्रता है। ठीक है, और ये आयनिक अभिकारक की सांद्रता है। ये आयनिक उत्पाद की सांद्रता है और ये आयनिक अभिकारक की सांद्रता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डेनियल सेल के लिए समीकरण भी ये लिख सकते हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, डेनियल का पूछ सकता है या निरस्त समीकरण पूछ सकता है। और निरस्त समीकरण जो मैंने पहले डेफिनेशन के साथ करवाया हुआ है वही पूछेगा, वही। ये निगमन करना नहीं पूछता, अगर निगमन करना पूछता है तो इसे बार बार रिपीट कर लीजिए, जिससे आप बार बार से करने से आपको आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निरस्त समीकरण समाप्त हो गया। तो आज भाग 3 पढ़ रहे हैं विद्युत रसायन का आप लोग। अब सवाल है आपके सामने डेनियल सेल के लिए, देखो सवाल आगे पूछ लिया इन्होंने, प्रश्न दे गया है, मार्कर ये बंद हो गया। डेनियल सेल के लिए आया हुआ सवाल है, डेनियल सेल के लिए, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट है। फिर दिया है निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है, तो मानक गिब्स ऊर्जा पूछेगी, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा पूछेगी। और अभी मैंने लिखवाया था कि इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा जी का ये अर्थ होता है। तो डेल्टा जी बराबर मैंने लिखवाया था, सूत्र क्या लिखवाया था, डेल्टा जी डिग्री बराबर माइनस एन एफ ई डिग्री। इस प्रकार से सूत्र आपका बनेगा। तो पूछा आपसे क्या गया है, डेल्टा जी बराबर पूछा गया है डिग्री को भी, और एफ का मान कितना होता है। इसमें एक चीज़ और दे रखी है,
पहले अब वो लिख लें। सवाल में एक चीज़ और दे रखी जाएगी, समीकरण दे रखा जाएगा। समीकरण सवाल में कुछ इस प्रकार है, जेड एन यस बना है प्लस फिर लिखा हुआ है सी यू, इस पर दो चढ़ी हुई दो इलेक्ट्रॉन चढ़े हुए हैं प्लस के, वो भी जेड एन, इस पर भी दो इलेक्ट्रॉन चढ़े हुए हैं और फिर सी यू प्लस करके सी यू। अब दो इलेक्ट्रॉन हमको ये दिख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बराबर हमारे कितने होंगे, अब विधान लिख सकते हैं। पहले अब सूत्र लिख लेते हैं, पहले मान रख लो सूत्र बाद में। तो एन बराबर आपका हो गया, जितने प्लस चढ़े होंगे भाई तुम्हारे एन की संख्या होगी, तो कितने एन बराबर दो इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, दो। दूसरी बात आपको निकालना एफ, एफ कितना है 96,500 अभी लिखवाया था इसका मान। अब ई डिग्री दे रखा है आपका, मानक इलेक्ट्रॉन ई डिग्री दे रखा है 1.1 वोल्ट। ठीक है, सूत्र क्या आपका है, डेल्टा जी डिग्री बराबर माइनस ए एन एफ ई डिग्री। ए एन कितना है आपका 2, तो 2, ए एफ कितना है 96,500 और ई डिग्री कितना है 1.1। अब इसको कैलकुलेशन अगर कर लेते हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कर लेते हैं भाई कैलकुलेशन। दो शून्य शून्य, फिर दो शून्य शून्य, दो पंचे 10, हासिल का 1, 2 अट्ठे 16, 1 17 और दूने में 18, 1 19 गुणे 1.1। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, गुणा कर लीजिए। 19 7 1 1 3 जीरो हैं, तो कितना 1.1 कर ले। 0 0 0 0 0 0, 6 अंक है 6 जीरो। ठीक है, फिर 1, ओहो जीरो थोड़ी ना, 1 से कर रहे हैं, तो 3 जीरो ये वही गए 7 9 1, 0 0 0 7 9 1। ठीक है, अब कर लेते हैं प्लस 0 0 0 7 16 10 11 और 2, तो 21 67, एक अंक बाद दशमलव लगा हुआ है यहाँ पर, एक अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, तो क्या आंसर आएगा गुणा करने पर 21 6 7 0 0, ये आंसर आपका बिल्कुल सही। 21,006 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार हज़ार लाख 2,16,700 आएगा, 2,16,700 आएगा। अब देखते हैं कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है क्या, कहीं तो कोई गलती हो रही है सवाल में। ठीक है, छियानवे 500 दोबारा करके देखता हूँ। 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10, हासिल है 2 छंग 12, ओहो 2 छंग 12 हासिल का 1 13 होगा। ठीक है, और दुनिया में 18 1 19 19 300 होगा। अब 19 300 होगा तब तो गड़बड़ हो गया, 19 3,000 है, इसके आधार पे करते हैं, गलत हो गया थोड़ा। 0 0 0 3 9 1 गुणे 0 0 0 3 9 1 प्लस करते हैं 0 0 0 3 9 3 कितने होते हैं 12, हासिल का 1 9 1 10 1 11 2, दशमलव एक अंक हुआ तो यहाँ लगेगा, तो कितना होगा, कितना आंसर हुआ 212300.0। तो आंसर हो गया 2,12,300, 2,12,300। ठीक है, तो 2,12,300 आपका सही जवाब होगा, वो भी जूल में आएगा, और जूल वगैरह लिखने की ज़रूरत भी नहीं आपको, बस आंसर आ गया। और अब देख रहे हैं माइनस आए तो माइनस है, माइनस तो ये आंसर भी आपका माइनस होगा, 2,12,300 आपका सही जवाब होगा। तो सूत्र आपको रखना है, अब कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन में गलती ना हो, जैसे अभी मैथ से गलती हो गई है। ठीक है, क्योंकि जोड़ घटाना गुणा भाग में कभी कभी जल्दी में गलतियाँ हो करती हैं। ठीक है, जल्दी ना करें।
जैसे मैं कर रहा हूँ वो आप ना करें, आराम से वहाँ लगाएं। समय 3 घंटे से ज़्यादा मिलेगा, 3 घंटे तो मिलेगा, ठीक है। तो इससे आप गलती ना करें, गुणा भाग में तो गलती हो ही ना बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगला सवाल। एक नए तरीके का सवाल है, परीक्षा में इससे भी पूछा गया है। कई बच्चे इस सवाल को नहीं लगा पाते हैं, लेकिन अब इस सवाल को भी लगाएंगे। अब इस सवाल को भी लगाएंगे। सवाल है आपका, निम्नलिखित सेल के ईएमएफ की, सवाल है निम्नलिखित सेल की ईएमएफ वैद्युत वाहक बल, जैसे हमने बताया था, की गणना कीजिए, की गणना कीजिए दे रखा है आपका जेड एन फिर लिखा है उसने जेड एन 2+, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये 1 मोल भी दे रखा है इसमें ब्रैकेट में, 1 मोल इस प्रकार से भी लिख रखा है प्रति करके, इस प्रकार से। फिर लिखा हुआ है समानुपाती के निशान लगा के Cu2+, फिर Cu, ठीक है। इस प्रकार से आपका सवाल दे रखा है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है नीचे, आपने लिखा हुआ है जबकि, सवाल ही इतना लंबा है, जबकि ई डिग्री कॉमा लिखा हुआ है जेड एन 2+ जेड एन तथा Cu2+ प्रति Cu कापर के मान क्रमशः 0.76 वोल्ट तथा दूसरा मान दे रखा है +0.34 वोल्ट है। इसकी सांद्रता 1 मोलर है, इसकी सांद्रता 1 मोलर है, इसकी सांद्रता 1 मोलर, ठीक है। इस प्रकार से आप देख लीजिए, ये आपका एनोड का काम कर रहा है ये, और ये आपका कैथोड का काम कर रहा है, ठीक है। एनोड और कैथोड, एनोड का मतलब ए और कैथोड का मतलब सी, ठीक है। कैथोड का मतलब सी, एनोड का मतलब ए और कैथोड का मतलब सी, ठीक। सूत्र आप अच्छे से आंसर में सिर्फ इतनी आप बात याद रखेंगे। आप सूत्र ये लिखाएंगे, ई डिग्री बराबर ई डिग्री सी कैथोड माइनस ई डिग्री एनोड। अब आपको ये पता चल गया कि हमारा ये कैथोड है और ये एनोड है, तो फिर सवाल लगाने में कुछ रह ही नहीं गया, ठीक है। तो कैथोड, अब कैथोड का मान दे रखा है ये, एनोड का मान दे रखा है ये, ठीक है। मान भी हमने देख लिया, तो कैथोड का मान कितना दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 0.34, वो भी प्लस के हैं,
और ये माइनस लगा हो और माइनस और एनोड का मान दे रखा है 0.76, वो भी माइनस के। तो माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.76। अगर हम इसको जोड़ते हैं, 3 कहाँ से आ गया, 0 पॉइंट था, 6 4 10 हासिल 1, तो 7 3 10 1 11 हासिल 1, दशमलव लगा दो और 0 1 1, तो आंसर आएगा 1.10 वोल्ट। तो सभी को समझ में आ गया। मैंने लिखा है ये कैथोड, ठीक है। तो कैथोड और एनोड, और कैथोड का मान कहाँ दे रखा है, और देखो यहाँ ये कैथोड का मान है, तो दूसरा वाला मान यही तो होगा। ये तुम्हारा कैथोड है, कैथोड का मान दूसरा वाला है, ये तुम्हारा एनोड है और एनोड का मान पहला वाला है, ठीक है। तो एनोड माइनस करके लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, इस प्रकार से ये तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक ठीक ठीक। इसी प्रकार से एक सवाल और मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं दूसरा देखता हूँ कुछ, तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। ये सवाल थोड़े टिपिकल है भाई। तो सवाल है आपका, सवाल देख के लिख रहा हूँ, क्योंकि सवाल दिया गया है, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल EMF की गणना कीजिए दे रखा है CD के ऊपर 2 आवेश चढ़ा हुआ है, यहाँ पे लिखा 1 मोल, ठीक है। फिर लिखा हुआ है Ag प्लस, यहाँ लिख दिया 1 मोल, फिर Ag। इस प्रकार से आप, तो ये आपका एनोड का काम कर रहा है और ये आपका कैथोड का काम कर रहा है, ठीक है। अब मान दे रखे हैं आपके, इस प्रकार लिखा, जिसमें, अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ, जिसमें अर्ध अभिक्रियाओं, सवाल ही चल रहा है आपका, अर्ध अभिक्रियाओं के मानक अपचयन विभव निम्न है। तो क्या है देखते हैं। CD + 2 CD इसे कैडमियम बोलते हैं, E डिग्री बराबर -0.40 वोल्ट। ये काय का काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है, ठीक है। ये एनोड का काम कर रहा है। फिर लिखते हैं Ag बराबर E डिग्री बराबर +0.80 वोल्ट। ये काय का काम कर रहा है, कैथोड का। सूत्र आपका क्या है, E सेल बराबर E डिग्री से E, क्या सूत्र है, ठीक है, कैथोड माइनस E डिग्री एनोड। इसी प्रकार का है कैथोड एनोड। तो कैथोड का मान कितना दे रखा है, +80, तो 0.80। एनोड का मान दे रखा माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 0.40। तो अब इनके प्लस कर लेते हैं, तो 0 0 हो गया 0, 8 4 12 हासिल का 1 और 1 पॉइंट, तो 1.20 वोल्ट आंसर आपका निकल कर बाहर आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
बहुत ही आसान सवाल है, इस सूत्र को याद कर लें। एनोड और कैथोड की पहचान करें, इसके बाद आपका आंसर बाहर निकल के आ जाएगा। तो आपका निरस्त समीकरण कंप्लीट हो चुका है। उससे एक संबंधित सवाल जो ये थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, फैराडे के नियम की तरफ चलते हैं। अब ये कल की क्लास में से कंप्लीट करा दूंगा इस चैप्टर को। इसकी भी 4 क्लासें हो जाएंगी, पहले चैप्टर की भी 4 क्लासें थी, इसकी भी 4 क्लासें हो जाएंगी। मिलते हैं कल, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो परीक्षा में आ सकता है। और बने रहिए मेरे साथ लगातार 2 महीने तक। यकीन मानिए रसायन विज्ञान में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।